नमस्कार मित्रों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल डायमंड स्टोरीज़ में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी द्वारा लिखी गई एक कहानी, सपनों के इंद्रधनुष। पुष्पा सक्सेना जी एक हिंदी प्रवासी लेखिका हैं जो 2006 से अमेरिका में निवास कर रही हैं। तो आज सुनते हैं उनकी लिखी हुई कहानी सपनों के इंद्रधनुष, मेरी यानी प्रीति की आवाज़ में। उस पहाड़ी कस्बे में पापा की नियुक्ति होते ही आसपास के बंगले वाले स्वागत सत्कार में जुट गए थे। रोज की ही नई सौगातों, पार्टियों का तांता लग गया था। छोटी जगह में पुलिस अधिकारी का दबदबा जरा अधिक ही होता है। पापा को जो कोठी मिली थी उसकी बाईं ओर मानिकराम की लॉन्ड्री थी। पूरे कस्बे में ड्राई क्लीनिंग की यही छोटी सी जगह थी। लॉन्ड्री के ऊपर ही मानिकराम का घर था। अन्य अधिकारी पत्नियों की बातें सुन 4 दिन बाद ही मम्मी बड़बड़ा रही थी। यह भी कोई बात हुई, हमारे घर के पास इन लॉन्ड्री वालों को ही रहना था, बच्चों की कंपनी क्या होगी। पापा झुंझला उठे थे। हमारे पहले भी यहाँ लोग रहे हैं कि हमारे लिए नया बंगला बनाएंगे। बच्चों को समझा दो, पार्क में घूमा करें, सब ऑफिसर्स के बच्चे वहीं जाते हैं। कस्बे की लड़के लड़कियों को 3 मील दूर एकमात्र इंटर कॉलेज में पढ़ने जाना पड़ता था। 2 वर्ष पूर्व ही कॉलेज में इंटरमीडिएट परीक्षा में मानिकराम के पुत्र राजमोहन ने पूरे प्रांत में प्रथम आ सबको विस्मित कर दिया था। यही नहीं, जब इंजीनियरिंग की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में उसे भी द्वितीय स्थान मिला तो कॉलेज समाचार पत्रों में सुर्खियों में आ गया था। इस समय वही राजमोहन इंजीनियरिंग का 3य वर्ष का छात्र था। गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ी इलाके के स्कूल कॉलेज खुले हैं। उन्हीं दिनों राजमोहन पूरे समय घर पर रह पाता था। उसी राजमोहन को दिव्या ने उसकी छोटी जुड़वा बहनों उमा और गौरी के साथ देखा था। उमा और गौरी से दिव्या की शीघ्र ही मित्रता हो गई थी। अपने हंसमुख स्वभाव से उन्होंने दिव्या को दीदी कहकर पुकार लिया था। अधिकारी वर्ग की स्त्रियां उसे घमंडी कह अपने अहम की तुष्टि कर लिया करती थी। उमा और गौरी को अपने भाई पर बड़ा अभिमान था। देखा दिव्या दीदी, हमारे भैया खूब बड़े इंजीनियर बनेंगे, तब हम यह लॉन्ड्री का काम छोड़कर भैया के साथ रहेंगे। गौरी उत्साह से कहती, हाँ दीदी, तब हमें कोई लॉन्ड्री वाली कहकर नहीं चिढ़ाएगा। उमा साथ साथ बोल पड़ती, सच, उनको रुला पाने का नुस्खा सहज ही कस्बे के बच्चों ने कब और कैसे इजाज़त कर लिया था, कोई नहीं जानता। ज़रा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ कि बच्चे चिढ़ाने लगते। एक कहता, ए लॉन्ड्री वाली, हमारे कपड़े धोएगी। दूसरा जोड़ता, नहीं धोएगी तो रोएगी। कोई कहता, रोटी कहाँ से खाएगी, क्या कपड़े सीकर खाएगी। बस ये पंक्तियाँ सुनते ही उमा और गौरी के मुख कुमला जाते, आंखों से आंसू बह निकलते। उमा ने ही दिव्या को बताया था, बचपन में भैया को चिढ़ाने पर उसका मुख तमतमा उठता था, गोरा दमकता चेहरा अंगार हो उठता था। कई बच्चों की जमकर पिटाई कर डाली थी। उसके इस कृत्य पर अधिकारियों ने वह बवेला मचाया था कि लॉन्ड्री बंद होने की नौबत आ गई थी। लॉन्ड्री स्वामी मानिकराम ने उन अधिकारियों से क्षमा ही नहीं मांगी थी। घर आकर अभिमानी पुत्र को भी कपड़ों सा पीट डाला था। जिस थाली का खाता है उसी में छेद करने चला है कमबख्त। अरे, हमारी रोजी रोटी जिनसे चलती है उन पर हाथ उठाएगा नालायक। उसी दिन के बाद राजमोहन के सामने किसी बच्चे का मुंह खोलने का साहस नहीं हुआ। अपने को एक अज्ञात कवच में कैद कर राजमोहन ने पूरा ध्यान पढ़ाई पर ही केंद्रित कर दिया था। पर उसी दिन से उसके सीने में कोई आग निरंतर दहकती रही। अन्याय के विरुद्ध की चिंगारी सुलगती रही। कस्बे में न जाने कितने अवसर आते, नृत्य पार्टी होती, पर मानिकराम के परिवार को सदैव छोड़ दिया जाता था। बाद में मानिकराम के घर से ढेरों मिठाइयाँ भेजी जाती थी। उन्हें अधिकारी पत्नियां उदारतापूर्वक स्वीकार कर मानिकराम को कृतार्थ कर देती थी। उस बार होली पर दिव्या और राजीव की जिद पर सारे अधिकारी परिवार उसके घर आमंत्रित थे। मानिकराम के परिवार को निमंत्रित करने की बात सुनते ही मम्मी ने दिव्या को खूब डांटा था। स्टेटस का जरा भी ध्यान नहीं है। कल को मैं न रही तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इतनी बड़ी हो गई, ज़रा भी अकल नहीं आई, ना जाने किस किस से दोस्ती कर रही है। अंतिम बात कहती मम्मी का क्षोभ स्पष्ट था। उस बार पहली दफ़े होली पर मानिकराम के घर से भी
किसी को निमंत्रित नहीं किया गया था। माणिकराम का कैप्टन भतीजा और बेटा दोनों ही आए हुए थे। परिवार के सम्मिलित ठहाके मानो अधिकारी वर्ग को चिढ़ा रहे थे। गुप्ता आंटी ने मुंह बिचकाया था। अरे यही तो मुश्किल है, पिछड़े वर्ग का हवाला दे यही लोग हर जगह चुन लिए जाते हैं और इनके कारण हमारे बच्चे सफ़र करते हैं। सेन आंटी भी हाँ में हाँ मिलाती बोली थी। और ज़रा कुछ मिलते ही इनके दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाते हैं। देख लो, आज यह मानिक अपनी औकात भूल गया। गुप्ता आंटी का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। हाँ जी, हमें सुनाने को ही ठाके लगाए जा रहे हैं। कल तक बाप दादे घर घर कपड़े बटोर धोते थे, वो दिन भूल गया। ज़रा क्या हो गया, हमसे बराबरी कर रहे हैं। पर आंटी, मानिक अंकल तो सबको हमेशा बुलाते हैं, आप ही लोग तो नहीं जाते। दिव्या की बात मुंह से निकलते ही सब स्तब्ध हो उठे। मम्मी चिल्ला पड़ी थी। शर्म नहीं आती बड़ों के मुंह लगते? उन लोगों की बड़ी हिमायती बनी है, यही सीखी है कॉलेज में। पापा की ओर उन्मुख मम्मी लगभग रो दी थी। देख लिया, मैंने पहले ही कहा था, इन लोगों की कंपनी में रहेगी तो यही सब सीखेगी। अब तो घर बदल लीजिए। चंद्रा अंकल हंस पड़े थे। क्या मिसेज वाजपेयी, आप तो बच्चों जैसी बातें करती है। अरे ठीक ही तो कह रही है बिटिया, गलती हमारी भी तो है। इस युग में भी वही धकियानूसी ख्याल लिए बैठे हैं। चलिए ना माणिकराम के घर चल होली मिलाएं। हमेशा घर बैठे उनके यहाँ की मिठाइयाँ खाते हैं, आज उनके घर चलकर खाएंगे। वितृष्णा सभी अधिकारी पत्नियों के मुख पर उभर आई थी। चंद्रा अंकल सदैव दिव्या को अच्छे लगते हैं, हमेशा न्यायपूर्ण बातें करते हैं, पर मम्मी और अन्य लोग उन्हें पसंद नहीं करते। सुना है उनके पिता एक मामूली कलर्क थे, अतः अभिजात्य वर्ग से उनका स्वभाव मेल नहीं खाता। बच्चों के मध्य चंद्रा अंकल बहुत प्रिय थे। उनकी फरमाइशें पूरी करने में उन्हें मजा आता था। पत्नी से इसके लिए उन्हें उलाहने भी सुनने पड़ते थे। ससुराल की विपन्नता का आक्रोश वह चंद्रा अंकल पर ही उतारती थी। दिव्या के साथ स्कूल जाती उमा और गौरी अपने अतिथियों के विषय में दिव्या को विस्तार से बताती गई थी। उनके ताऊजी दिल्ली में हैं, कैप्टन भैया वहीं पोस्टेड हैं, उनका बहुत बड़ा घर है, जाड़ों में सब दिल्ली जाएंगे आदि आदि। उनके साथ साथ चलते राजमोहन ने झिड़की दे मानो उफनते दूध पर पानी की छींटे डाल दिए थे। क्या बकवास करती हो, जानती नहीं यह किस क्लास की हैं? वहाँ तुम्हारी बातें कितनी महत्वहीन हैं। उमा गौरी सहम कर चुप हो गई थी, पर दिव्या का मुख तमतमा आया था। मैं किस क्लास को बिलोंग करती हूँ मिस्टर? आप क्या समझते हैं अपने आप को? मम्मी ठीक कहती है। आक्रोश से दिव्या का कंठ रुंध गया था। उसके अपूर्ण वाक्य के आगे राजमोहन ने कहा था, हाँ हाँ, आपकी मम्मी ठीक कहती हैं। हम नीच हैं, हमारे घर के पास रहना आपकी व्यवस्था है। भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे घर के पास रहने के दुख से मुक्ति मिल जाए। आज ही कहूँगी पापा से, कहीं और चले जाएंगे हम। किस चीज़ का घमंड है आपको? कल आपकी वजह से मम्मी से डांट खाई और आज खुद डांट रहे हैं। दिव्या का आक्रोश बह चला था। किसने कहा था हमारे लिए लड़ने को? हमें किसी का दया पात्र नहीं बनना है, समझी? आगे से अपनी ये मेहरबानी किसी और के लिए रखिए मैडम। राजमोहन का वाक्य समाप्त होते न होते कॉलेज आ गया था। राजीव, उमा और गौरी दिव्या को ताकते रह गए थे। अपमानित दिव्या ने उस दिन कसम खा ली थी, आगे से कभी उस घमंडी से उसे बात नहीं करनी है। राजीव ने शायद उमा और गौरी को होली वाले दिन की बातें बताई होंगी। दोनों बहनें भाई से कितना लड़ी थी। एक वह दिव्या दीदी है, कितनी अच्छी है, जो हमारे लिए दूसरों से लड़ती है, डांट खाती है। उन्हीं दीदी का अपमान जो करे, उस भैया से वे नहीं बोलेंगी। दूसरे दिन दिव्या बस की प्रतीक्षा में सबसे अलग हटकर मौन गंभीर खड़ी थी। राजमोहन ने एक आधा बार उसकी ओर देखा भी था, शायद अभिवादन भी किया था, पर दिव्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। निश्चय को वह बार बार दोहराती रही थी। संध्या के समय घर आते राजमोहन ने दिव्या के हाथ में एक चिट जबरन थमा दी थी। सिर्फ 2 पंक्तियां थी, मेरे कठोर शब्दों को दुगनी कठोरता के साथ वापस कर दीजिए, अनुग्रहित रहूँगा। दिव्या मुस्कुरा उठी थी। उस दिन के बाद से उन दोनों के मध्य अपनेपन का एक धागा बन गया था। छुट्टियों में दोनों की बातें कभी खत्म नहीं होने को आती। राजमोहन उस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से परिचित था।
दिव्या से कहता, देखना दिव्या, घाटी के इस छोर से उस छोर तक रोपे लगवाऊंगा। इस कस्बे को भारत का सबसे सुंदर टूरिस्ट केंद्र बनाऊंगा। मंत्रमुग्ध दिव्या राजमोहन की आंखों में तैरते सपने में डूबती जाती। मम्मी को जब राजमोहन से उसकी मित्रता का पता चला था तो वह कितनी नाराज हुई थी। पापा भी प्रसन्न नहीं दिखे थे। इस लड़की का तो दिमाग खराब हो गया है। अपने बराबर वालों से दोस्ती न कर उस लॉन्ड्री वाले को दोस्त बनाया है। क्या यहाँ अच्छे लड़के लड़कियों की कमी है जो उसके साथ घूमती है? पापा ने भी गंभीर स्वर में कहा था, देखो बेटी, दोस्ती अपने बराबर वालों में ही ठीक है। आगे से उस लड़के के साथ घूमना फिरना बंद कर दो। गुड गर्ल, समझ गई? दिव्या मम्मी से उलझ पड़ी थी। उसकी लॉन्ड्री है तो क्या हुआ? उसके यहाँ कपड़े तो नौकर धोते हैं। वह इतना इंटेलिजेंट है जानती हो, हमेशा फर्स्ट आता है। जानती हूँ कौन से नौकर चाकर हैं। उसका बाप खुद भी तो वही काम करता है। खबरदार जो उनसे मेल जोल बढ़ाया। मेल बढ़ाने में क्या नुकसान है मम्मी? वह ईमानदारी से अपना काम करते हैं। गुप्ता अंकल तो इतनी घूस लेते हैं, चोर हैं, फिर भी तुम गुप्ता आंटी से दोस्ती रखती हो। काम कोई छोटा नहीं होता, गांधी जी कहते हैं। दिव्या वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि मम्मी का जोरदार तमाचा उसके कोमल गालों पर अपने चिन्ह बना गया था। मम्मी के इस क्रूर आदेश की अवहेलना की दिव्या ने ठान ली थी। वह भी मम्मी को दिखा देगी, सिवाय राजमोहन के उसे और किसी से बात नहीं करनी है। दूसरे दिन तक दिव्या को मम्मी द्वारा दंडित किए जाने की सूचना नमक मिर्च लगा राजीव, उमा और गौरी तक पहुंचा चुका था। दोनों बहनें सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से दिव्या की सूजी आंखों को सहमी दृष्टि से ताकती रह गई थी। कॉलेज के रास्ते में राजमोहन खड़ा था। उसके नयनों में आक्रोश जल रहा था। दिव्या के पास आ उसने कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे वर्ग जाति समाज से घृणा करता हूँ। ऐसा क्या कोई और समाज इस दुनिया में कहीं और है जहाँ मनुष्य से मनुष्य इतनी घृणा करे? कुछ रुककर फिर कहा था, जी चाहता है ऐसे सब व्यक्तियों को समाप्त कर डालूं। आई विश आई कुड डू सो। राजमोहन के अंतर की आग चिंगारियों के रूप में आंखों से निकल रही थी। उसके आक्रोश को देख दिव्या डर गई थी, कहीं राजमोहन मम्मी को कुछ न कर दे। वह हटाक चीख उठी थी, नहीं, हाउ डे यू टू किल माई मम्मी, आई हेट यू। कांपती दिव्या के नैन छलछला उठे थे। शाम को दिव्या का रास्ता रोक उसकी कुमलाए मुख को स्नेह भरी दृष्टि से ताक राजमोहन ने कहा था, डोंट बी सिली दिव्या। सुबह न जाने क्या कुछ कह गया था, उसका कोई अर्थ मत लगा बैठना। असल में मेरी वजह से तुम्हारी मम्मी ने तुम पर हाथ उठाया, यह सुनकर अपना संयम खो बैठा था। कोई हमारे लिए अपने घरों में लड़ भी सकता है, सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू दिव्या। दोनों की आंखें एक पल को जुड़ अलग हो गई। बादल छट गए थे। दिव्या की परीक्षाएं सिर पर आ गई थी। राजमोहन की तरह उसे भी इंजीनियर बनना था, यह उसने निश्चय कर लिया था। कॉलेज जाते जाते वह दिव्या को उत्साहित कर गया था, तुम बुद्धिमती हो, सुविधा के सभी साधन उपलब्ध हैं। अगर सच्चे दिल से मेहनत करोगी तो इंजीनियरिंग परीक्षा में अच्छी पोजीशन जरूर पाओगी। गर्मी की छुट्टियों में जब राजमोहन घर आया तो पता लगा उसने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिव्या खिल उठी थी। सभी विषयों में डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त किए थे उसने। अधिकारी पत्नियों ने जहाँ छिटाकशी शुरू की, चंद्रा अंकल जोर से हंस पड़े थे। बस यही तो हमारा दुर्भाग्य है, किसी की सफलता में हम अपनी असफलता के आंसू पोंछना चाहते हैं। भाई वह लड़का तेज है, जहीन है, सबसे बड़ी बात मेहनती है। देख लीजिएगा, हमारे इस कस्बे की शान बढ़ाएगा एक दिन। मैं तो सुबह ही उसके घर जा मिठाई खा आया हूँ। क्या? चंद्रा आंटी पति का अपराध जान स्तब्ध रह गई थी। अन्य लोग विस्मित रह गए थे। उस दिन दिव्या को चंद्रा अंकल अपने पापा से अधिक अच्छे लगे थे। काश उसके पापा भी उतने ही उदार होते, इतना बड़ा दिल रखते। प्रथम आने की दिव्या ने जब बधाई दी तो राजमोहन मुस्कुरा दिया। तुम्हारी मम्मी का धन्यवाद देना चाहता था दिव्या, उनकी बातें मेरे लिए प्रेरणा वाक्य सिद्ध हुई। मम्मी की कही बातें तुम भूल नहीं सकते राज। दिव्या का स्वर आहत था। नहीं दिव्या, यही बातें तो मेरे मन में आग जलाती हैं, कुछ कर गुजरने को उकसाती हैं। जिस दिन यह सब भूल गया,
अपने आप को भूल जाऊंगा। और अपने आप को भूल जाना कोई अच्छी बात नहीं है दिव्या। मौन दिव्या उसका तेजस्वी मुख निहारती रह गई थी। इंजीनियरिंग की अखिल भारतीय प्रतियोगिता में दिव्या ने उच्च अंक प्राप्त किए थे। मम्मी पापा के हर्ष का ठिकाना नहीं था। पूरे मित्र समाज से बधाइयों का तांता लग गया था। पहली बार उसकी सफलता पर मानिकराम की पत्नी दिव्या के घर आई थी। उसके सिर पर हाथ धर आशीष दिया था। गनीमत थी उस खुशी के माहौल में इस छोटी सी घटना को मम्मी ने अधिक तूल नहीं दिया था। अगले कुछ दिन मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करते बीत गए थे। बेटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते जाने का गौरव दोनों को अतिशय उदार बना गया था। चलते समय उमा और गौरी ने फूलों का गुलदान दे शुभकामनाएं दी थी। भाई से कुछ कहना है? दिव्या के प्रश्न पर वे हंस दी थी। स्टेशन पहुंचाने मम्मी पापा कार से आए थे। करीब 20 मील की दूरी कार से पार करने पर स्टेशन आता था। रास्ते में हल्के स्वर में मम्मी ने कहा था, वहाँ राजमोहन से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों से थोड़ी दूरी भी बरतनी चाहिए, वरना सिर चढ़ जाते हैं। दिव्या को राजमोहन के ही कॉलेज में प्रवेश मिलना मम्मी के भय का कारण बन गया था। पापा ने भी प्रतिवाद सा करते हुए कहा था, अरे वहाँ पढ़ाई करेगी या फिजूल की बातें करेगी? अपने मम्मी पापा की इज्जत का भी ख्याल रखना। हाँ क्यों, ठीक कहा ना बेटी? मौन रह दिव्या ने छुट्टी पा ली थी। नए शहर में पहुँच नई लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहना एक अनुभव था। हॉस्टल पहुँचा, सब सामान सहित जब पापा का चपरासी लौट गया, दिव्या उदास हो उठी थी। उसी संध्या राजमोहन का मिलने आना दिव्या को अच्छा लगा था। कितना अपना लगा राजमोहन, जब दोनों देर तक घर कस्बे की बातें करते रहे थे। कॉलेज में प्राय ही राजमोहन मिल जाता था। कभी संध्या के समय वह हॉस्टल भी आ जाता था। दिव्या को नोट्स किताबों की ज़रूरत होती ही राजमोहन न जाने कहाँ से जुटा देता था। दिव्या की समस्या मिनटों में सुलझा अपनी प्रतिभा से उसे मुग्ध कर जाता था। उसके आने की हर दिन हर पल बाट जोती थी। उमा और गौरी के जन्मदिन पर उपहार भेजने के लिए राजमोहन ने जब दिव्या के साथ बाजार चलने का प्रस्ताव रखा तो एक पल को वह झिझकी थी। राजमोहन के चेहरे पर स्वीकृति का विश्वास पर वह फौरन तैयार हो गई थी। उपहार खरीद दोनों ने कोल्ड ड्रिंक ली थी। लौटते समय राजमोहन ने इतना ही कहा था, आज का दिन बहुत अच्छा लगा, फिर कभी इसे दोहराएंगे। दोहराना फिर दिव्या की ओर से हुआ था। राजीव की फरमाइश थी कि उसके लिए जैकेट ले आए। पसंद के लिए राजमोहन को जाना पड़ा था। उसके बाद से दोनों की संध्या छुट्टी का दिन प्राय साथ बीतता था। दिव्या अंतर्मुखी शांत प्रकृति की लड़की थी, पर राजमोहन के साथ वह अपने मन की सब बातें सहजता से कह जाती थी। दशहरे की छुट्टियों में दोनों जब साथ वापस आए थे तो स्टेशन पर दिव्या को लेने पापा पहुंचे थे। पापा ने सामान उतरवा जब दिव्या से चलने को कहा था तो कुछ संकोच के साथ वह पूछ बैठी थी, पापा राजमोहन को भी साथ ले चले? एक पल दिव्या को निहार पापा ने भी कहा था, ओके एज यू विश, उसे बुला लो। राजमोहन का उत्तर सर्वथा नकारात्मक था। थैंक्स, यहाँ कुछ काम है, रुक कर पहुँचूँगा। कंधे उचका पापा ने दिव्या से विवशता जाहिर कर दी थी। दिव्या को राजमोहन का व्यर्थ का अहंकार खल गया था। कार स्टार्ट कर पापा बड़बड़ाए थे, ना जाने अपने को क्या समझता है, ऐसे लोगों को व्यर्थ लिफ्ट देनी नहीं चाहिए। जी पापा, होठों से दांत काटती दिव्या इतना ही कह सकी थी। सचमुच कभी कभी राजमोहन हद कर देता है। घर पर मम्मी पापा के लाड में वह सब कुछ भूल गई थी। रोज़ ढेर सारे लोग उसका हालचाल पूछने पहुंच जाते थे। रोज़ किसी न किसी के घर से निमंत्रण आता रहा। राजमोहन मानो एकदम अपरिचित हो उठा था। राजमोहन को देख पाने के लिए वह व्यर्थ चक्कर लगाती थी, पर उसने अपने आप को न जाने किस गुफा में बंद कर रखा था। हमेशा उसकी पहुंच से परे रहा। कॉलेज लौटते समय पता लगा कि राजमोहन छुट्टियां पूरी होने के 2 दिन पूर्व ही जा चुका था। दिव्या मान से भर उठी थी। इस बार राजमोहन से उसे बात नहीं करनी है। संध्या के समय हॉस्टल में जब राजमोहन मिलने आया, जी चाहा था उसे वापस लौटा दे, पर ऐसा कर पाना क्या संभव था? नहीं बोलते आपसे, वहाँ तो हमें पहचानते नहीं, यहाँ बहुत अपने बनते हैं। दिव्या का मान झलक उठा था। मंद स्मृति के साथ शांत सहज उत्तर दिया था राजमोहन ने। ठीक कहती हो दिव्या,
तुम्हारे मम्मी पापा के साथ सचमुच अजनबी पाता, और यहाँ सिर्फ तुम्हें पाता हूँ। बहुत अपनी लगती हो। यह सब कुछ नहीं, बस तुम्हारे मन की कुंठा है। दरअसल तुम अपने मन में न जाने कितनी ग्रंथियाँ पाले हो जो तुम्हें नॉर्मल नहीं रहने देती। शायद तुम ठीक कहती हो, पर ये ग्रंथियाँ तुम्हारे वर्ग की ही देन है दिव्या। तुम यूं ही कहते हो। उस दिन स्टेशन से घर हमारे साथ नहीं गए, जानते हो पापा ने कितना इंसल्ट फील किया। एक छोटी सी बात पर उन्होंने अपमानित महसूस किया, पर वही बातें मेरी नियति हैं, यह जानती हो दिव्या। मानती हूँ प्राय लोग तुम्हारे प्रति अनुदार हैं, पर सब कुछ पाकर भी क्या तुम उन्हें क्षमा नहीं कर सकते राजमोहन? सब कुछ पाकर ना? व्यंग से राजमोहन के होंठ सिकुड़ गए थे। क्या नहीं मिला है तुम्हें? इंजीनियर बनते ही किसी अच्छी कंपनी में लग जाओगे, तब देखना सब तुम्हें सिर आँखों लेंगे। जो चाहोगे मिलेगा। तुम भी। राजमोहन की दृष्टि दिव्या पर टिकी थी। दिव्या चौंक उठी थी। 2 शब्दों में क्या कह बैठा था राजमोहन। उसका मौन देख राजमोहन ठठाकर हंस दिया था। नहीं दिव्या जी नहीं, मैं जो चाहूँ कभी नहीं पा सकता, और यह सत्य मेरे रक्त में बहता है। तुम्हारी चाहना करके आकाश के तारे तोड़ने के सपने में नहीं देखता। बस इतना कह वह उल्टे पांव वापस चला गया था। स्तब्ध दिव्या उसकी पीठ ताकती रह गई थी। उसके चले जाने के बाद भी उसके शब्द दिव्या के मानस में प्रतिध्वनित होते रहे थे। एक अजीब सी बेचैनी में पूरी रात कटी थी दिव्या की। राजमोहन ने जो कहा, क्या वह उसके अंतर का सत्य था? रात पूरी तरह आंखों में बिता। प्रातः दिव्या जब कॉलेज पहुंची तो राजमोहन गेट के पास खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कल मुंह से न जाने क्या उल्टा सीधा निकल गया। माइंड मत करना दिव्या, मेरे उस बकवास के लिए क्षमा करना। कुछ रुक कर सूखी हंसी के साथ कहा था। देखो ना, अपने पागलपन की वजह से पूरी रात सो भी न सका। जी चाहा था दिव्या का कि बता दे, वह भी कहाँ सो पाई थी उस रात, पर उत्तर में बस कुछ मौन रह वह चल दी थी। उस दिन के बाद कई दिनों तक राजमोहन दिखाई नहीं दिया था। ना चाहते भी दिव्या प्रतीक्षा करती रही थी। राजमोहन के एक मित्र ने दिव्या को बताया था कि राजमोहन को टाइफाइड हो गया है और वह स्थानीय अस्पताल में भर्ती है। वार्डन ने उसके घर सूचना भेजनी चाहिए तो राजमोहन ने साफ मना कर दिया था। बेकार, वहाँ सब घबरा जाएंगे। 2-4 दिन में ठीक हो जाऊँगा। आप सब तो हैं ही सर। उसी मित्र के साथ दिव्या अस्पताल पहुँची थी। आंखें मूंदे राजमोहन शांत लेटा था। पदचाप सुन आंखें खोलते ही दिव्या को सामने पा उसका मुख खिल उठा था। तुम? क्यों नहीं आना चाहिए था? दिव्या का स्वर स्पष्ट था। तुम्हें सूचना नहीं दी थी ना, कैसे पता लगा? बहुत सी बातें बिना बताए भी जान ली जाती हैं मिस्टर राजमोहन, और अब अगर आपको ऐतराज़ ना हो तो मैं बैठ सकती हूँ। डॉक्टर से राजमोहन का हाल पूछकर उसका मित्र जा चुका था। मान भरे स्वर में दिव्या ने शिकायत की थी, इतने बीमार रहे और मुझे खबर तक नहीं दी। ऐसी भी क्या नाराज़गी? तुम बिन बुलाए अपने आप आई, इस सुख का अनुभव भी तो करना था। बुलाने पर तो गैर भी आते हैं दिव्या। गनीमत है हम गैर नहीं हैं, कहकर दिव्या हंस दी थी। राजमोहन मुग्ध नैनों से निहारता रह गया था। अस्पताल से वापस लौटकर राजमोहन ने कहा था, तुम्हारी जिद ने ठीक कर दिया, वरना मेरी चलती तो आराम से लेटा रहता और तुम पलंग के पास बैठी रहती। हाँ, और दोनों एक साथ एग्जाम में फेल हो जाते। यह भी याद है या नहीं जनाब? आपका यह फाइनल ईयर है। राजमोहन एकदम गंभीर हो उठा था। ठीक याद दिलाया दिव्या, अब तो दिन रात मेहनत करनी है, कुछ बनकर दिखाना है ना। फिर राजमोहन सब कुछ भूल गया था। दिन रात तपस्या की थी उसने। पूरे कॉलेज में न केवल कितनी फॉर्म कंपनियां पीछे पड़ी रही, बहुत प्रलोभन दिखाए गए नौकरी के लिए, पर उसने अपना छोटा सा पहाड़ी इलाका ही चुना था जो उसके सपनों का संसार था। दिव्या ने आग्रह भी किया था, अमेरिका चले जाते तो अच्छा था, भविष्य संवर जाएगा। फिर मेरे इस क्षेत्र का भविष्य कौन संवारेगा दिव्या? मैं तो यहीं रहकर इस जगह को एक नया रूप दूंगा। जानती हो दिव्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट शुरू करने का प्रस्ताव भेज चुका हूँ। पावर जनरेट होते ही यहाँ ढेर सारे उद्योग शुरू हो जाएंगे।
फिर देखना यह क्षेत्र कितनी प्रगति कर जाएगा। कुछ हंसकर जोड़ा था, इसीलिए तो तुम्हें भी इंजीनियर बनना है दिव्या। हम दोनों मिलकर एक नया संसार बसाएंगे यहाँ। राजमोहन की आंखों में तैर ढेर सारे सपनों को मुग्ध दिव्या निहारती रह जाती थी। जिस निष्ठा के साथ राजमोहन उस पिछड़े इलाके के कायाकल्प में जुट गया था, सबने दांतों तले उंगली दबा दी थी। एक दिन स्वयं पापा उसकी प्रशंसा कर बैठे थे। जो भी कहो, इस लड़के में कुछ बात ज़रूर है। रोपवे का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री ने पीठ थपथपाते उस युवा इंजीनियर को अपनी शुभकामना दी थी। कॉलेज में दिव्या को राजमोहन के पत्र मिलते रहते थे। पत्रों में उत्साह झलक पड़ता था। कल नदी पर पुल की नींव पड़ गई है दिव्या। पावर जनरेटर की स्वीकृति मिल गई है। बहुत बिजी हूँ दिव्या। पत्र देर से पहुँचे तो नाराज़ तो नहीं होगी ना। घर पहुँचने पर दिव्या को विस्तार से उसकी योजना सुननी पड़ती। घर में माता पिता राजमोहन के विवाह के लिए चिंतित हो रहे थे। कई धनी मानी परिवारों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। राजमोहन विवाह के नाम से ही रुष्ट हो उठता था। जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता, मुझे विवाह नहीं करना है। इस विषय पर सोच भी नहीं सकता। माँ नाराज़ हो उठी थी। तेरे काम तो पूरी ज़िंदगी भर चलते रहेंगे, क्या अच्छी लड़कियाँ तेरे लिए बैठी रहेंगी? अपनी जाति में पढ़ी लिखी सम्मानित परिवार की लड़कियाँ हैं ही कितनी। दिव्या ने पूरी बातें सुनकर कहा था, सच ठीक ही तो कहती हैं माँ, किसी अच्छी लड़की से विवाह क्यों नहीं कर लेते? राजमोहन गंभीर हो उठा था। किसी लड़की से विवाह करने का अर्थ है अपने पाँव में बेड़ियाँ डाल लूँ। अभी मुझे बहुत काम करने हैं दिव्या, पर कभी तो बेड़ियाँ डालनी होंगी, बशर्ते बेड़ी बन कोई स्वयं आकर जकड़ ले। यानी आपको जकड़ने, आपकी तपस्या भंग करने कोई देवलोक की अप्सरा आनी चाहिए। वह तो कब की आ चुकी। अब तो उसके अचानक चले जाने का भय हमेशा हावी रहता है। ना जाने कब और कौन आकर उसे ले उड़े और मैं असहाय ताकता रह जाऊंगा। लज्जा से दिव्या के कोपल आरक्त हो उठे थे। तो उसे पता लग चुका है दिव्या को देखने कोई आने वाला है। सच दिव्या, हमेशा चाहा था इन मोहक सपनों के जाल में ना बंधूं, पर तुमने मुझे बांध ही लिया। मौन दिव्या पर दृष्टि डाल वह कहता गया, जानता हूँ यह असंभव है। तुम्हारे मम्मी पापा को यह संबंध किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा, पर तुम्हारे सिवाय किसी अन्य की कल्पना भी मुझे असहाय है। क्या उत्तर देती दिव्या? स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बाद कुछ कहने को शेष ही क्या रह गया था? क्या वह इस मोहपाश से मुक्त रह सकी थी? राजमोहन और उसके आदर्शों को वह बहुत पहले ही वर चुकी थी। मम्मी पापा को वह जानती है। अपने अभिजात्य का वर्ग उन्हें इस निर्णय पर किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करने देगा। फिर भी दिव्या ने साहस किया था। पापा से मिन्नतें की थी, मम्मी के मातृत्व की दुहाई देकर भीख मांगी थी, पर उन दोनों पर तो मानो गाज ही गिर पड़ी थी। इस कुल कलंकनी को इसी दिन के लिए जन्मा था। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। मम्मी ने अपना आक्रोश न केवल उस पर उतारा था, वरन मानिकराम और उनकी पत्नी को भी आड़े हाथों लिया था। उनके बेटे को जी भर कोसा था, जिसने उनकी भोली भाली बेटी को फुलसाया था। पापा ने अपने पद का हवाला दे परिवार को जड़ मूल से उखाड़ डालने की धमकी दे डाली थी। राजमोहन की मां ने हाथ जोड़ मम्मी पापा से क्षमा मांगी थी। मानिकराम ने पुत्र को दंडित करने का वचन दे पापा को शांत किया था। वह तो अच्छा था, उनका अभिमानी पुत्र शहर गया हुआ था, वरना ना जाने क्या हो जाता। पापा ने दिव्या से स्पष्ट कहा था, अगर वह राजमोहन का जीवन चाहती है तो उसे कभी ना मिले, अन्यथा राजमोहन की हड्डियों तक का पता नहीं चलेगा। इस सत्य की कल्पना मात्र से दिव्या सिहर गई थी। उसके अर्थ से वह पूर्णतः परिचित थी। शहर से लौटा राजमोहन उसके घर आने का दुस्साहस कर बैठा था। अपमानजनक भाषा में पापा ने उसका जी भर तिरस्कार किया था। अपनी औकात भूल गए? मेरी ही बेटी पर डोरे डालने थे। खबरदार जो उसकी ओर आंख उठाई, आंखें निकाल दूंगा, समझे? राजमोहन के नयन छलछला उठे थे, फिर भी स्वर यथासंभव शांत रख कहा था, अपनी बेटी के शत्रु ना बनिए, वह किसी और के साथ सुखी नहीं रह सकेगी। पापा दहाड़ उठे थे। खबरदार जो एक शब्द भी आगे जुबान से निकाला, ये जुबान काट दूंगा।
याद रखो, मिनटों में मेरे इशारे पर तुम्हारा घर मिट्टी में मिल जाएगा। घर तो आप अपना बेटी का मिटाने पर तुले हैं। राजमोहन का वाक्य पूरा होने के पहले पापा का हाथ उठ चुका था। मम्मी ने दौड़कर पापा को पकड़ा था और राजमोहन ने दिव्या से मिलने की बहुत चेष्टा की, पर दिव्या ने अपने आप को स्वयं कैद कर लिया था। 1 सप्ताह के भीतर ही पापा ने अपना ट्रांसफ़र एक दूसरे शहर में करा लिया था। कस्बा छोड़ते ही दिव्या रो पड़ी थी। रास्ते में राजीव ने एक मुड़ा कागज़ चुपके से उसे थमा दिया था। बिना संबोधन के चंद पंक्तियाँ थी। एक दिन तुमने कहा था, जो मांगूंगा मिलेगा। क्या पा सका मैं? सच की कठोर धरती पर खड़ा था मैं। तुमने आशा के दीप जलाए थे दिव्या। तुमको जितना पा सका, जीवन जीने के लिए काफ़ी है। अब न किसी की कामना है, न करूँगा। हमेशा के लिए तुम्हारा राजमोहन। बस फिर पापा ने देर नहीं की थी। आनन फानन समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के आधार पर अमेरिका में बसे व्यवसायी के डॉक्टर पुत्र से उसका विवाह कर दिया गया था। दिव्या ने लाख सिर पटका, भूख हड़ताल की, पर उसकी एक न सुनी गई थी। उसके सपनों का संसार निर्ममता से तोड़ दिया गया था। अमेरिका पहुंच जिस सत्य का सामना करना पड़ा, वह उसे जड़ बना देने को काफ़ी था। पति ने पहुंचते ही स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उसके अथाह संपत्ति के स्वामी माता पिता को एक भारतीय उत्तराधिकारी की जरूरत थी। दिव्या को बस उत्तराधिकारी देने का ही दायित्व पूर्ण करना था। उसके बाद अपनी जीवनचर्या को वह पति की ओर से स्वतंत्र थी। पत्नी रूप में अपनी सहयोगिनी अमेरिकन नर्स को वह पहले ही प्रतिष्ठित कर चुके थे। दिव्या तो माता पिता की जिद के कारण लाई गई थी। दिव्या का मुख घृणा से विकृत हो चुका था। काश उस उच्च कुल में जन्मे इस कुलभूषण की महिमा जान पाते। राजमोहन का शांत दृढ़ तेजस्वी मुख मानो विरोधी स्मृति में चमक उठा था। पति के प्रस्ताव को दिव्या ने दृढ़ता के साथ अस्वीकार कर दिया था। सास ससुर मनाकर हार गए, पर उनके धोखे को वह क्षमा न कर सकी थी। सास ने कहा था, अरे इस उम्र में ऐसी गलती हो जाती है, तुम आ गई हो, उसके साथ रहोगी तो इसे अकल आ जाएगी। दिव्या का आत्मसम्मान बुरी तरह आहत हो गया था। वह किसी का सपना थी और आज उसे किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन बनना पड़े, वह कैसे स्वीकार कर पाती? भारत जाकर मम्मी और पापा की दया पर निर्भर रह क्या और भी कष्टदायी नहीं था? सौभाग्य से वृद्ध ससुर उसके प्रति अपराधी महसूस करते थे। पुत्र वधू का एडमिशन वहाँ कॉलेज में दिला उन्होंने मानो अपने अन्याय का प्रतिकार किया था। पार्ट टाइम जॉब ले दिव्या ने न केवल ससुर की सहायता का आग्रह तोड़ा, वरन पति के साथ वैवाहिक बंधन भी स्वेच्छा से तोड़ अपने रहने की अन्यत्र व्यवस्था कर ली थी। राजीव माधवी के विवाह पर जब वह पिछले बार आई थी तो माँ उसे देखकर रो पड़ी थी। कितना बड़ा धोखा दिया पापियों ने। लड़की सदमे से गूंगी सी हो गई है। अपनी माँ को भी नहीं बताएगी अपना दुख बेटी। वहाँ अकेली क्यों पड़ी है? यहाँ हम सब हैं। वापस नहीं जाने दूंगी तुझे मैं। अनचाहे ही एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान तैर गई थी। काश मम्मी ने कभी उसके मन की बात जानी होती। तुरंत उसने प्रतिवादन किया था, छी, भला उन्होंने क्या मेरा बुरा किया था? वह तो उनके पुराने संस्कार थे। दिव्या ने अपनी कुंठा को सनमूल उखाड़ फेंकना चाहा था। मम्मी के गले से लिपट अपना सारा दुख बहा देने की अदम्य चाह का गला घोंट वह पुनः वापस उसी अपरिचित देश में अपनी पढ़ाई पूरी करने आ गई थी। अपनी नियति अब उसने स्वयं झेलनी है। किसी की दया पात्री बन जीना उसे सहाय नहीं। पापा बड़बड़ाते रह गए थे, खुद तलाक दे केस खराब कर दिया, वरना एक एक को देख लेता मैं। पापा ने बहुत रोका था, पर वह निर्णय पर अडिग रही थी। नहीं, अब उसे कोई मोह नहीं रोक सकता। वह दंडित की गई तो अब अपना जीवन अपनी तरह से जीने का अधिकार है उसे। उन्हीं दिनों वहाँ राजमोहन द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन समाचार पत्रों में छपा देखा था। उसकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ यह भी लिखा गया था कि युवा इंजीनियर ने आजीवन अविवाहित रह अपने क्षेत्र के कायाकल्प का संकल्प लिया है। उस समाचार को पढ़ती दिव्या के नैनों में एक अधूरा सपना कौंध उठा था। वही वाक्य फिर कानों में गूंज उठा था, अब न किसी की कामना है, न करूँगा।
बीते पलों की स्मृति कितनी मोहक होती है। उनके सहारे एक तो क्या, कई जीवन वह काट सकती है। तब से आज तक उम्र का यह सफ़र दिव्या अकेले तय करती आई है। इसी बीच वह इंजीनियर बन नौकरी पा चुकी। ना जाने कितनों ने विवाह के प्रस्ताव रखे, पर हर उदास एकाकी पल में साधनारत राजमोहन का चित्र, उसकी याद दिव्या को दृढ़ रहने का बल प्रदान करती जाती है। वही सपना तो उसका संबल है, उसका अपना रेशमी आंचल है, जिसके नीचे वह शांत निर्विकार सो पाती है। उसके दुर्भाग्य की कहानी कहीं उस साधक को आहत न कर दे। क्या मात्र इसी कारण वह अपनों से सहस्त्रों मील दूर पड़ी है, या इसके पीछे स्वप्न भंग की आशंका है? वह स्वयं नहीं जानती। आज भी उसका आराधक तपस्यारत है, या? राजीव के कंधे से अपना सांत्वना हाथ हटा दिव्या ने नवजात शिशु को गोदी में उठा लिया। नवजात शिशु की ओर स्तब्ध ताकती दिव्या से राजीव ने कहा, क्या मिला माधवी को दीदी? 2 दिन बेटे का दुलार भी न कर सकी। कितने अरमान थे उसके। आगे के शब्द क्रंदन में बदल गए थे। भाई के अश्रुपूरित नयनों को निहार दिव्या ने कहना चाहा था, इस कच्ची उम्र में यह दुख पाना ही क्या इस परिवार की नियति है भगवान? पर इस समय क्या वह सब कहना ठीक है? भाई के दुख में वह अपना दुख क्यों शामिल कर रही है? अब तो उसके सपनों की राख भी ठंडी पड़ चुकी है। फिर क्यों इस समय वही बात बार बार याद आ रही है उसे? अभी आप सुन रहे थे एक हृदय स्पर्शी कहानी, सपनों के इंद्रधनुष। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और भी आप ऐसी कहानियाँ सुनने के इच्छुक हों, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।